Hello, good evening. In the series of ongoing lectures of online videos, now I am going to teach you the topic staphyloma. The meaning of staphyloma in normal language or literary languages, bunch of grapes. So, in this condition of staphyloma, bunch of grape-like condition arises in the eyeball. And staphyloma is of 5 types: anterior staphyloma, ciliary staphyloma, interciliary staphyloma, equatorial staphyloma, and posterior staphyloma. So the anterior staphyloma is compared with our Krishnagatrog Achka Jat. Remember, Achka Jat को हम मॉडर्न में एंटीरियर स्टेफाइलोमा कहते हैं. अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको वहां आज का जात के साथ साथ एंटीरियर स्टेफाइलोमा भी लिखना होगा. 5 प्रकार के स्टेफाइलोमास को लिखने की जरूरत नहीं है, एंटीरियर स्टेफाइलोमा आपको वहां लिखना होगा. अब एक बार हम आपको रिमाइंड करा देते हैं अचका जात क्या है. अजा पुरुष प्रतिमा रुजवान सा लोहित लोहित विश्राक्षु विदार कृष्ण पश्चिम उपैती चंचका आदम इति व्यवस्थित. तो अजा की पुरुष के समान, रुजावान यानी कि पीड़ा युक्त, लोहित एवं पिछल अक्षरु सहित जो लक्षण होते हैं और जो कृष्ण भाव को विदीर्ण कर देते हैं, उस रोग को कृष्ण अचका जात कहते हैं. और इसमें जो दोष है वो रक्तज और ये असाध्य व्याधि है. तो ये तो बात थी अचका जात की. इसको मॉडर्न में एंटीरियर स्टेफाइलोमा से कंपेयर करते हैं, जबकि हमें यहाँ पे 5 टाइप्स के जो आप स्टेफाइलोमा पढ़ने हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में स्टेफाइलोमा नाम से वर्ड यूज है सिलेबस में. तो स्टेफाइलोमा नाम से वर्ड यूज है तो हम सिर्फ एंटीरियर स्टेफाइलोमा को कंपेयर तो अचका जात से कर लेंगे. पर अगर स्टेफाइलोमा की बात आती है, अगर स्टेफाइलोमा पे क्वेश्चन आता है तो इसमें 5 प्रकार के स्टेफाइलोमा का हमें डिस्क्रिप्शन वर्णन देना होगा. तो चलिए लेट्स स्टडी द टॉपिक स्टेफाइलोमा. So coming to the topic staphyloma, first is definition: localized bulging of weak and thin outer coat of the eyeball, that is cornea or sclera, lined by uveal tissue, is known as staphyloma. The uveal tissue shines through the thinned out fibrous coat. तो इसको मैं समझाने के लिए, इजी करने के लिए बता देता हूँ कि इसमें जो वीक टिश्यू होता है और जो थिन हो जाता है, जो कि आईबॉल का फाइब्रस कोड होता है जिसमें कॉर्निया और स्क्लेरा आते हैं, और साथ में ही यूवियल टिश्यू यानी इसमें आरिस सेरेब्रोडियल क्लोराइड यानी कि मिडिल कोड ऑफ द आईबॉल, ये बाहर की तरफ उभर आते हैं, बल्ज कर जाते हैं. जैसे कि अचका जात में हमने देखा था कि वो कहते हैं अजा पुरुष प्रतिमा रुजावान लोहितो सलोहित पिछलाक्षु विदार्डम कृष्णम पश्चिम उपैती, कि कृष्ण भाग को विदीर्ण करके जो है वो रोग की उत्पत्ति होती है. तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी
जो बल्ज है वो टिश्यू के वीक होने पर, आउटर कोट और मिडल कोट के वीक होने पर जो स्टेफाइलोमा की डेवलपमेंट होती है। और जब ये थिन टिश्यू हो जाता है तो यूवियल टिश्यू जो है वो उस फाइब्रस टिश्यू या आउटर कोट में से दिखता है, इतना ज्यादा थिन हो जाता है वो फाइब्रस कोट, स्क्लेरा और कॉर्निया। तो फिर इसकी टाइप्स हैं। टाइप्स में एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली ये 5 टाइप्स का है। एंटीरियर स्टाइफोलोमा, इंटरकैलरी स्टाइफोलोमा, सिलरी स्टाइफोलोमा, इक्वेटोरियल स्टाइफोलोमा एंड पोस्टीरियर स्टाइफोलोमा। तो सबसे पहले एंटीरियर स्टाइफोलोमा, जिसको हम मॉडर्न, जिसका अचका जात है, अचका जात से कंपेयर करते हैं। Anterior staphyloma is bulging of the cornea with adherent uveal tissue and formed by producing of iris through a corneal wound. Bulging is present near the anterior pole of the eyeball. तो anterior staphyloma जो है कॉर्निया और उसके साथ चिपका हुआ यूवियल टिश्यू जो है वो बल्ज कर जाता है, बाहर की ओर उभर आता है, प्रोट्रूड कर जाता है। और आयरस जो है उसमें से बाहर दिखता है, बाहर की तरफ निकलता है। ये आई के एंटीरियर पोल की तरफ होता है। इसके सिम्टम्स है पेन एंड फॉरेन बॉडी सेंसेशन, फोटोफोबिया, ब्लड विजन, लैक्रिमेशन, रेडनेस एज ए रिजल्ट ऑफ कंजेशन ऑफ सर्कमकॉर्नियल वेसल्स। तो कॉर्निया के चारों तरफ जो है वेसल्स की कंजेशन के कारण रेडनेस मिलती है। साइंस में स्वॉलन लिड्स, मार्क्ड ब्लेफेरोस्पाज्म, कीमोसिस ऑफ कंजक्टिवा, कंजक्टिवा की स्वेलिंग या एडिमा होना विद कंजक्टिवल हेप्रेमिया एंड सिलरी कंजेशन। ये एंटीरियर स्टेफाइलोमा की फिगर देख रहे हो आप। और साइंस में जो है epithelial defect associated with grayish white circumscribed infiltrate results into start of formation of corneal ulcer. Enlargement of epithelial defect and infiltrate enlarges and stromal edema develops. तो इसमें epithelial defect के कारण क्या होता है, ग्रेइश वाइट जो इन्फ्लेट है वो इन्फिल्ट्रेट जो है सर्कमस्क्राइब हो जाते हैं और कॉर्नियल अल्सर फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। और ये एपिथेलियल डिफेक्ट के बढ़ने के कारण और इन्फिल्ट्रेशन के बढ़ने के कारण जो है स्ट्रोमल एडिमा भी डेवलप होना शुरू हो जाता है। एंटीरियर चैम्बर में और मे नॉट शो हाइपोपियन। एंटीरियर चैम्बर में पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आईओपी में भी रेज्ड। नॉर्मल आईओपी 10 to 21 मिलीमीटर ऑफ एचजी होता है। तो इसका जो एवरेज है 15 आइदर -2.5 और +2.5 मिलीमीटर ऑफ एचजी जो हम इसको एवरेज लेते हैं। तो आईओपी इसमें बढ़ जाता है। पीपल में भी स्मॉल ड्यू टू एसोसिएटेड टॉक्सिन इंड्यूस्ड आइराइटिस। तो पीपल क्या है, पीपल क्या है, एक होल है आइरिस में, तो टॉक्सिन्स के कारण आइराइटिस होता है। तो पीपल जो है, जो होल है वो भी स्मॉल हो जाता है क्योंकि आइरिस की इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिस कारण ये ऐसा होता है। देन रेडियोग्राफिक फीचर्स। रेडियोग्राफिक फीचर में आई साइज जो बड़ा हुआ मिलता है, फोकल डिफॉर्मिटी बट नॉट मार्क्ड एज ग्लूकोमा। फोकल डिफॉर्मिटी हो सकती है, किसी स्ट्रक्चर की डिफॉर्मिटी हो सकती है
पर ऐसा नहीं होता कि स्ट्रक्चर की टोटली डिसफिगरमेंट हो जाए या वो एब्सेंस हो, कुछ डिफॉर्मिटी हो सकती है, स्ट्रक्चर की किसी पार्ट की एब्सेंस नहीं होती इसमें। नॉन एनहेंसिंग यूवियो स्क्लेरा, अब आते हैं इसकी पैथोलॉजी पे। Sloughing of the whole of the cornea takes place and only a narrow rim at the margin is left. सारा का सारा कॉर्निया जो स्लफ हो जाता है वो अपनी जगह से हट जाता है, स्लफ्ड आउट हो जाता है, सिर्फ मार्जिन पे एक नैरो रिम रह जाता है। टोटल प्रोलैप्स ऑफ द आइरिस अकर्स, आइरिस जो पूरी तरह से प्रोलैप्स कर जाता है। द इन्फ्लेमेशन ऑफ द आइरिस अकर्स and pupil is blocked by exudates which cover the eye surface. तो कॉर्निया की स्लफिंग के पश्चात जो है आयरिस भी प्रोलैप्स कर जाता है, आयरिस की इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसके कारण प्यूपिल ब्लॉक हो जाता है और आयरिस की सरफेस को एक्सुडेट्स जो हैं वो कवर कर लेते हैं। This results into the formation of false cornea. Exudates organize and form fibrous layer which is thin and over which the conjunctival and corneal epithelium growth occurs, rapidly resulting formation of pseudocornea. तो सबसे पहले स्लफिंग ऑफ द कॉर्निया होती है, सिर्फ मार्जिन पे एक नैरो रिम रह जाती है, आयरिस प्रोलैप्स कर जाता है, आयरिस की इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिससे प्यूपिल ब्लॉक हो जाता है और एक्सुडेट्स जो हैं वो आयरिस सरफेस को कवर कर लेते हैं। ये एक्सुडेट्स के कवर करने प्यूपिल को आयरिस को कवर करने से जो है एक फॉल्स कॉर्निया बन जाता है। ये एक्सुडेट अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं और एक फाइब्रस लेयर फॉर्म कर लेते हैं जिसपे कि कॉर्नियल एंड कंजक्टाइवल बोथ का एपिथेलियम ग्रो कर जाता है जिससे एक सूडोकॉर्निया फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये फॉल्स कॉर्निया सूडोकॉर्निया जो है ये इसका ऑक्सीडेट की ऑर्गेनाइजेशन के पश्चात फाइब्रस लेयर फॉर्म होने के बाद जो एपिथेलियम ग्रोथ हो जाती है कंजक्टिवा और कॉर्निया की, उसके कारण सूडोकॉर्निया फॉर्म होता है। ये सूडोकॉर्निया जो है इट इज थिन, कैन नॉट विथस्टैंड इंट्राओकुलर प्रेशर सो इट बल्जेस फॉरवर्ड अलोंग विद एडहेरेंट आयरिस टिश्यू। ये जो सूडोकॉर्निया है ये बहुत थिन होता है, पतला होता है और इंट्राओकुलर प्रेशर को सहन नहीं कर पाता जिसके कारण ये सामने की ओर बल्ज कर जाता है और साथ में जो आयरिस टिश्यू है जिसका टोटल प्रोलैप्स हो गया था वो भी साथ में बल्ज कर जाता है। The cicatricial ectasia is known as this cicatricial ectasia is known as angiostaphylloma which may be partial or total. ये बल्जिंग को हम एंटीरियस्टेफिलोमा कहते हैं जो पार्शियल भी हो सकता है और टोटल भी हो सकता है। The band of scar tissue produces lobulated surfaces which is blackened with iris tissue resembling a bunch of black grapes, meaning staphyloma. तो ये स्कार टिश्यू जो है ये लॉबुलेटेड सरफेस को फॉर्म करता है जो कि आयरिस टिश्यू के कारण ब्लैक कलर की हो जाती है, जो कि ब्लैक कलर के ग्रेप्स के गुच्छे के समान दिखाई देती है जिसको हम स्टेफाइलोमा कहते हैं। इसलिए ये स्टेफाइलोमा वर्ड यूज किया गया है फ्रॉम बंच ऑफ ग्रेप्स, दैट इज ब्लैक ग्रेप्स के गुच्छे के जैसा लगने के कारण इस कंडीशन को हम स्टेफाइलोमा कहते हैं। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसका ऑप्थेल्मोस एसोसिएटेड विद कंजेनिटल ग्लाइकोमा। ऑप्थेल्मोस मींस बल्जिंग ऑफ द आईबॉल, आईबॉल का बाहर की तरफ आ जाना। एक्सियल मायोपिया, मैक्रो ऑप्थेल्मोस इन न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, आईबॉल का साइज बड़ा होना। कोलोबोमा means absence or disfigurement of
some part of any tissue in the eyeball. You can say disfigurement of the structure of any tissue of the eyeball. Then coming to its treatment, no straining. Advice should be given to avoid sneezing, coughing and straining. किसी भी प्रकार का स्ट्रेन जैसे छींकना, खांसी या स्ट्रेन करना, ये अवॉइड करते हैं इसमें. एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर बैंडेज टू प्रोवाइड एक्सटर्नल सपोर्ट. एक्सटर्नल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो है पैड एंड बैंडेज को अप्लाई करते हैं, प्रेशर बैंडेज को अप्लाई करते हैं. और लोअरिंग ऑफ इंट्राऑक्यूलर प्रेशर विद सुटेबल ड्रग्स. और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को विथस्टैंड नहीं कर पाता है सूडोगोनिया, तो उसको लोअर करने के लिए सुटेबल ड्रग्स यूज की जाती हैं. Then tissue adhesive glue such as cyanoacrylate. तो साथ में ही प्रेशर बैंड के साथ टिश्यू एडहेसिव ग्लू जैसे साइनोएक्रिलेट को भी वहां अप्लाई किया जाता है. देन कंजक्टिवल फ्लैप अप्लाइड टू प्रोवाइड सपोर्ट टू वीक टिश्यू. कंजक्टिवल फ्लैप को भी अप्लाई किया जाता है ताकि वीक टिश्यू को सपोर्ट दिया जा सके. बैंडेज सॉफ्ट कंटैक्ट लेंसेज में भी अप्लाई. तो बैंडेज सॉफ्ट कंटैक्ट लेंसेज को भी अप्लाई किया जाता है. थेराप्यूटिक केराटोप्लास्टी शुड बी अंडरटेकन. तो ये सारे मेजर्स जो हैं वीक टिश्यू को सपोर्ट देने के लिए किए जाते हैं. तो ये एंटीरियर स्टेफाइलोमा का टॉपिक खत्म हुआ जो हमारे अचकजात से हम कंपेयर करते हैं. तो इस प्रकार से एंटीरियर स्टेफाइलोमा अचकजात का जो मॉडर्न है वो समाप्त होता है. सेकंड टाइप ऑफ स्टेफाइलोमा जो वो इंटरकैलरी स्टेफाइलोमा है. The localized bulge in limbal area lined by the root of iris is known as intercalary staphyloма. तो ये लिम्बल एरिया में बल्ज होता है जिसमें रूट ऑफ द आइरिस भी इन्वॉल्व होता है. तो लिम्बल एरिया और रूट ऑफ आइरिस का जो बल्ज होता है उसको इंटरकैलरी स्टेफिलोमा कहा जाता है. इसके कॉजेज जो हैं due to ectasia of weak scar tissue formed at the limbus following healing of a perforating injury or a peripheral corneal ulcer. तो जो वीक स्कार टिश्यू है जो लिम्बस में फॉर्म हो गया है उसका बल्ज कर जाना, उसका बाहर की तरफ उभर आना, जो कि किसी परफोरेटिंग इंजरी या पेरिफेरल कॉर्नियल अल्सर की हीलिंग के पश्चात होता है. तो किसी इंजरी जो कि परफोरेटिंग है या पेरिफेरल कॉर्नियल अल्सर के पश्चात जो क्या होता है हीलिंग होती है. उसके बाद क्या होता है हीलिंग के बाद तो स्ट्रक्चर वैसा का वैसा नहीं रहता, वीक स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो जाती है. तो वो वीक स्कार टिश्यू जो है वो लिम्बल एरिया में बाहर की ओर बल्ज कर जाता है. उसको हम जो है इंटरकैलरी स्टेफिलोमा का एक कॉज मानते हैं. दूसरा इसका कॉज है सेकेंडरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा इज प्रेजेंट. इट मे कॉज प्रोग्रेशन ऑफ द बल्ज फर्दर. अगर सेकेंडरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा प्रेजेंट है तो इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ेगा और जो बल्ज जो है उसकी प्रोग्रेशन और ज्यादा हो जाएगी. क्लिनिकल फीचर में आता है डिफेक्टिव विजन और मार्क्ड कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म. तो एस्टिग्मेटिज्म मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फोकल लाइंस की जगह फोकल लाइंस फॉर्म होती हैं फोकल पॉइंट की जगह. तो रिफ्रैक्शन डिफरेंट मिरेडियम में डिफरेंट होता है जिसके कारण पर्सन को कोई भी चीज साफ दिखाई नहीं देती, ब्लड विजन दिखाई होता है. अब लॉन्गेटेड दिखती चीजें, लंबाई दिखती है, लंबी चौड़ी दिखती है, असली शेप में दिखाई नहीं देती है. इसकी ट्रीटमेंट जो है लोकलाइज्ड स्टेफाइलेक्टोमी अंडर हेवी डोजेस ऑफ ओरल स्टेरॉइड्स. तो इसमें स्टेफाइलेक्टोमी करनी पड़ती है और वो भी जो स्टेरॉइड्स थेरेपी के अंडर हेवी डोजेस में. लोकलाइज्ड स्टेफाइलेक्टोमी.
देन तीसरा जो है सिलियरी स्टेफाइलोमा, bulging of weak sclera lined by ciliary body is known as ciliary staphyloma. It takes place about 2 to 3 millimeter away from the limbus. It occurs with anterior staphyloma. तो ciliary body और sclera जो कि वीक है, हो चुकी है, उनकी बल्जिंग को सिलियरी स्टेफाइलोमा कहते हैं। और ये लिम्बस यानी स्क्लेरा कॉर्नियल जंक्शन से 2 to 3 मिलीमीटर अवे होता है। और ये इंटरेस्ट जो ये है सिलियरी स्टेफाइलोमा जो है वो एंटीरियर स्टेफाइलोमा के साथ साथ होता है। इसमें जो सिलियरी बॉडी और स्क्लेरा की बल्जिंग होती है along with anterior staphyloma. इसके causes है thinning of sclera following perforating injury, स्क्लेरा का थिन हो जाना परफोरेटिंग इंजरी के पश्चात, देन स्क्लेराइटिस, एब्सोल्यूट ग्लूकोमा। एब्सोल्यूट ग्लूकोमा वो ग्लूकोमा है which is end result of all kinds of glaucoma. Then fourth is equatorial staphyloma. The staphyloma occurring at the equator of the eye, lined by the choroid in the equatorial region, is called equatorial staphyloma. जो स्टेफाइलोमा आई के इक्वेटर में है या कि मध्य लाइन में होता है जिसमें कोराइड भी इन्वॉल्व होता है इक्वेटोरियल रीजन में, उसको इक्वेटोरियल स्टेफाइलोमा कहते हैं। इसके कॉजेज हैं स्क्लेराइटिस ड्यू टू डिजेनरेशन ऑफ स्क्लेरा इन केस ऑफ पैथोलॉजिकल मायोपिया। तो पैथोलॉजिकल मायोपिया में स्क्लेरा के डिजेनरेशन के कारण भी ये टाइप एराइज आती है इक्वेटोरियल स्टेफाइलोमा वाली। It mainly occurs in the regions of sclera which are perforated by vertex veins. ये mainly उस रीजन में होता है जहां पे स्क्लेरा जो वर्टेक्स वेन से परफोरेट होता है, क्योंकि वहां पहले से ही परफोरेशन है और वीक हो चुका है टिश्यू, तो वहां पे चांसेस ज्यादा रहते हैं। The fifth one is posterior staphyloma. Bulging of weak sclera lined by the choroid behind the equator is called posterior staphyloma. तो posterior staphyloma जो है वो स्क्लेरा और कोराइड के बिहाइंड वाले पार्ट में होता है। तो bulging of weak sclera lined by the choroid, इसमें स्क्लेरा और कोराइड दोनों इक्वेटर के पीछे वाले पार्ट में बल्जिंग एराइज होती है, तो इसको पोस्टीरियर स्टेफाइलोमा कहते हैं। द बल्जिंग प्रेजेंट बिहाइंड द इक्वेटर ऑफ स्क्लेरा एंड कोराइड इज कॉल्ड पोस्टीरियर स्टेफाइलोमा। इसके कॉजेज हैं पैथोलॉजिकल मायोपिया, पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस, परफोरेटिंग इंजुरीज, ग्लूकोमा, सर्जरी और ट्रॉमा। तो ये पोस्टीरियर स्टेफाइलोमा की पिक हम देख सकते हैं इस पिक्चर में। देखिए किस प्रकार से पोस्टीरियर पार्ट में जो है बल्जिंग हो गई है। इसकी ट्रीटमेंट है लोकलाइज्ड स्टेफाइलोक्टोमा इज परफॉर्म्ड अंडर हेवी डोजेस ऑफ ओरल स्टेरॉइड। इसमें भी स्टेफाइलोक्टोमी करनी पड़ती है, लोकलाइज्ड स्टेफाइलोक्टोमी, और हेवी डोजेस ऑफ स्टेरॉइड्स देने के टाइम ये लोकलाइज्ड स्टेफाइलोक्टोमी करनी पड़ती है। So thank you very much for listening carefully. ये important topic है, तो इसलिए इसको पढ़ना अच्छी तरह से पढ़ना। और ये मेरे ख्याल से तो किसी बुक में मैंने नहीं देखा है, जो आयुर्वेदिक की बुक्स हैं। तो मेरी बुक में भी एंटीरियर स्टेफाइलोमा ही है, बाकी के स्टाइल ऑफ फोलोमा मैंने बाद में ऐड किए हैं, तो इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। तो एंटीरियर स्टेफाइलोमा तो हमने एचकायाद के कंपैरिजन में डिस्क्राइब किया हुआ है। उसके अलावा जो है जो 4 टाइप्स हैं
जैसे कैलेरी स्टेफिलोमा, इंटरसेलुलर स्टेफिलोमा, एक्यूटेरियल स्टेफिलोमा और पोस्टीरियर स्टेफिलोमा। इनकी डिस्क्रिप्शन अभी तक तो सिर्फ मैंने यहाँ पे दी है, तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़िएगा, अच्छी तरह से लर्न कीजिएगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छी तरह से पढ़िए। तो इसके साथ ही हमारे कृष्णगत रोग खत्म होते हैं, कृष्ण रोगगत रोग समाप्त होते हैं, जिसमें चारों प्रकार के सूक्ष्म स्तनुसार वर्णित चार रोग और साथ में ही एक रोग अष्टांग हृदय ने जो सिलेबस में एडेड है, सिरा शुक्र, वो खत्म हो गए हैं। और उनके साथ ही मॉडर्न के टॉपिक्स जो इंक्लूडेड थे सिलेबस में, जैसे कॉर्नियल अल्सर, कॉर्नियल ओपेसिटी, यूवियाइटिस, स्टेफाइलोमा, ये सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। तो अगले लेक्चर में हम जो है वो ईएनटी पार्ट से लेंगे, उसमें हम सिरोरोग करेंगे। अगला टॉपिक जो हमारा सिरोरोग रहेगा। मैं चाहता हूँ कि हमारा सिलेबस जो है साइमल्टेनियसली चलता रहे। वैसे तो क्या है, जो मेरी बुक में टॉपिक्स नहीं थे वो मैं सारे करवा चुका हूँ, पर उसके अलावा भी बहुत अभी सिलेबस, आपको पता है अभी तो सिलेबस शुरू ही हुआ एक तरह से। तो ये कृष्णगत रोगों को हम करने के पश्चात आई को विराम देते हैं, थोड़ा रेस्ट देते हैं, ईएनटी की तरफ ध्यान देते हैं। तो सिरो रोगों से हम स्टार्ट करेंगे। सो हैव अ नाइस डे, गुड इवनिंग, enjoy yourself, devote your time to study, do your things which you like most, fulfill your hobbies। तो छुट्टियां मिली हैं, इनको एंजॉय करो, इनको यूटिलाइज करो, अच्छे ढंग से यूटिलाइज करो, एंजॉय के साथ साथ स्टडी भी करो। और 2015 बैच के लिए तो सिर्फ स्टडी ही स्टडी है, क्योंकि एग्जाम्स कब हो जाएं ये 3 मई के बाद पता चल जाएगा। तो आपसे उम्मीद है कि आप अच्छा परफॉर्म करोगे। तो इसके साथ ही गुड इवनिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।